नमस्कार, स्वागत है आपका प्रवाह चिंतन में, जहां हम आपके लिए लाते हैं हिंदी साहित्य की बेहतरीन कहानियां संवेदनाओं और भावनाओं के साथ। आज की कहानी है बरसात की वह रात, जिसकी लेखिका है डॉक्टर अरुणा शास्त्री। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। रात गहराती जा रही थी, मेरा मन घबरा रहा था। भैया भाभी आज सुबह मुंह अंधेरे ही उज्जैन के लिए निकल गए थे। बुआ ने उज्जैन से फोन किया था। आज श्रावणी सोमवार है। आज के दिन महाकालेश्वर के दर्शन का बड़ा महात्म्य है, हो सके तो आ जाओ। दर्शन का तो एक बहाना था। बुआ जी की नजर में मेरे लिए कोई लड़का था। उसी सिलसिले में भैया ने अचानक जाने का प्रोग्राम बना लिया था। बोलकर तो यही गए थे कि शाम तक जरूर आ जाएंगे, पर अभी तक आए नहीं। आसमान में सावन की कजरारी घटाएं उमड़ घुमड़ रही थी। रह रहकर बिजली कड़क रही थी। लग रहा था जमकर बारिश होगी। मैं बेसब्री से भैया के आने की राह देख रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। सभी लड़कियां शुरू में ऐसा ही कहती हैं और फिर शादी करके खुशी खुशी ससुराल के लिए विदा हो जाती हैं। मैं नहीं चाहती थी कि भैया पर बोझ बनूं, इसलिए पढ़ाई पूरी करते ही मैंने अपने लिए नौकरी की खोज भी शुरू कर दी थी। इंटरव्यू कॉल भी आने लगे थे। मैं इसी सोच में डूबी हुई थी कि तेजी से बौछारें पड़ने लगी। तभी घंटी बजी। इतनी बारिश में कौन हो सकता है, सोचती हुई मैं उठी और सेफ्टी चेन लगाकर दरवाजे की दरार से झांका। बाहर अटैची लिए एक युवक खड़ा था। उम्र यही कोई 28-29 साल। मुझे देखकर उसने नमस्कार करते हुए पूछा, माला दीदी हैं? भाभी तो आज भैया के साथ उज्जैन गई हैं, मैंने दरवाजे के पीछे से ही कह दिया। उसके चेहरे पर निराशा का भाव था। फिर मेरी सांवलिया नजरों को देख उसने सकपकाते हुए कहा, मैं राहुल हूँ। माला दीदी मेरी मौसेरी बहन है। दीदी की शादी में मैं अपनी परीक्षा के कारण नहीं आ पाया था, इसलिए मुझे आप नहीं पहचान पा रही हैं। वह बारिश की तेज बौछारों से भीगा कांप रहा था। बड़े संकोच से उसने पूछा, माला दीदी नहीं है तो आप मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहेंगी? मैंने दरवाजा खोलकर किनारे खिसकते हुए कहा, क्यों नहीं, आइए। अंदर आकर भी वह दरवाजे पर ही ठिठक गया, क्योंकि उसके तरबदर कपड़ों से लगातार पानी से सारा फर्श गीला हो रहा था। उसने वहीं से कैफियत देते हुए कहा, मैं एक मीटिंग में इंदौर आया था। माला दीदी से बहुत सालों से मिलना नहीं हुआ था, सोचा आज मिलता चलूं। उसकी घबराहट देख मुझे शरारत सूझी। मैंने पूछा, अगर आपको मालूम हो जाता कि भाभी यहाँ नहीं है तो क्या आप नहीं आते? अब तक वह भी कुछ कुछ सहज होने लगा था। उसने भी शरारत से ही जवाब दिया, हाँ वैसे तो नहीं आता, पर हाँ अगर यह मालूम हो जाता कि दीदी की एक बहुत सुंदर सी नटखट सी ननद भी है तो जरूर आता। सुनकर अच्छा लगा, पर अपने मनोभाव छुपाते हुए मैं मुड़ गई और अंदर भैया की अलमारी से तौलिया और कुर्ता पजामा निकालकर उसे थमाते हुए बोली, प्लीज बाथरूम में जाकर चेंज कर लीजिए, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। मैंने रसोई में जाकर उसके लिए अदरक की चाय बनाई। साथ ही सुखिया को मैंने खाना बनाने के लिए कह दिया। तब तक वह कपड़े बदल कर आ गया। हम दोनों चुपचाप चाय पीने लगे। चुप्पी तोड़ते हुए इस बार भी उसी ने आगे बात बढ़ाई, आपने तो अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया है। रानू, मैंने कहा, पर मन ही मन मैं सोच रही थी कि मेरी शादी के लिए लड़के तलाशते हुए भाभी को कभी राहुल का ख्याल क्यों नहीं आया। आने दो कल भाभी को, मैं खुद ही लाज शर्म छोड़कर भाभी को कह दूंगी कि मुझे तो आपका भाई राहुल पसंद आ गया है। राहुल भी शायद इस रिश्ते के लिए ना नहीं कहेगा। मन ही मन यह निर्णय लेते ही मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं राहुल की बगदत्ता हो गई हूँ। मन के किसी कोने में शहनाइयाँ सी बजने लगी। तभी सुखिया ने आकर कहा, दीदी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया है, आ जाइए। इसके बाद दिन भर की थकी हुई सुखिया कमरे के बाहर गलियारे में बिस्तर बिछाकर सो गई। कहीं दूर एक कड़क के साथ बिजली गिरी और अचानक लाइट चली गई। मैंने जल्दी से मोमबत्ती जलाकर टेबल पर लगाई और चुटकी लेते हुए कहा, आइए जनाब, कैंडल लाइट डिनर पर आपका स्वागत है। राहुल भी लगता है बाचातुर में पीछे नहीं रहना चाहता था। जब चांद सा रोशन चेहरा सामने हो तो कैंडल लाइट की भी क्या जरूरत है।
बुझा दो इन्हें भी खुशी की बज़्म में क्या काम है जलने वालों का। राहुल के मुंह से अपने लिए यह सुनना कितना अच्छा लग रहा था। इस क्षणिक मुलाकात में ही राहुल अपने विनोदी स्वभाव के कारण कितना अपना सा लगने लगा था। और फिर इस सावन की रात में माहौल भी कितना रूमानी हो गया था। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में राहुल की प्लेट में आग्रह पूर्वक खाना परोसते हुए मेरे हाथ उसके हाथों से टकराते रहे। हो सकता है जानबूझकर भी दोनों ओर से ऐसा हो रहा हो। डिनर के बाद दोनों सोफे पर बैठकर गप्पे लगाते रहे, यहाँ वहाँ की ना जाने कहाँ कहाँ की बातें। राहुल का विनोदी स्वभाव मुझे हंसा हंसा कर लोटपोट करता रहा। मुझे याद नहीं मैं कभी इतना खुलकर हंसी हूँ। बातों में मशगूल ना जाने कब राहुल की बाहें सोफे के पीछे से हौले हौले मेरे कंधे को स्पर्श करने लगी। मालूम ही नहीं पड़ा। मैं झूठ क्या बोलूं, मुझे भी ये अच्छा ही लग रहा था। इस रावड़ी रात में मानो मैं स्वयंवरा बन गई थी। बस कल भैया भाभी के आते ही इस संबंध पर रिश्ते की मोहर लगवाने में देर नहीं करूंगी। राहुल की आंखों में जो नशा उतर रहा था, उससे लग रहा था कि मैं भी उसकी पसंद पर खरी उतर रही हूँ। इधर मेरी ओर से प्रतिकार न होता देख राहुल और करीब आता जा रहा था। पर तभी एक झटके से मानो नींद से जागी। मेरे संस्कारों में शादी से पहले इस तरह के संबंध बनाना गवारा नहीं था। मैंने उसे और आगे बढ़ने से रोकते हुए कहा, नहीं राहुल, अभी नहीं। कल भैया भाभी आ जाएं, पहले वे इस रिश्ते को ओके कर दें, फिर बारात लेकर आने में देर न करना, समझे? मैंने उसके कान खींचते हुए कहा। राहुल को जैसे कोई करंट लगा हो। बगैर कुछ कहे वह एकदम से उठ खड़ा हुआ और दरवाजा खोलकर बालकनी में चला गया। मैंने सुखिया को गहरी नींद से जगाया और अपने कमरे में सुला लिया। राहुल बाद में वहीं ड्राइंग रूम में सोफे पर आकर सो गया। पर मेरी आंखों में नींद कहाँ थी। मन ही मन राहुल को लेकर सपने बुन रही थी। लग रहा था मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। कुछ ही घंटों में राहुल मुझे कितना अपना सा लगने लगा था। भैया भाभी की ओर से इस रिश्ते को नकारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कल्पनाओं में मैं राहुल की परिणीता बनी इतराती रही। सुबह सुबह थोड़ी झपकी लगी होगी कि मैं अचका कर उठी। सुखिया किचन में रात के बर्तन समेट रही थी। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, राहुल कहीं नजर नहीं आया। मुझे लगा बाथरूम में होगा। बाथरूम में भैया का कुर्ता पजामा टंगा था, जो राहुल ने रात को पहना था। इधर उसकी अटैची भी नहीं कहीं दिखाई दी। मैंने सुखिया को पुकारा, सुखिया, तुम्हारे मेहमान कहाँ गए? जरा चाय तो बना दो उनके लिए। दीदी, वो तो मुंह अंधेरे ही उठकर चल दिए। मुझे कहा कि मेरी सुबह की ट्रेन है, इसलिए चलता हूँ। आपको उठाने लगी तो उन्होंने मना कर दिया कि रहने दो, मैं फिर आऊँगा। मैं मन ही मन मुस्कुराई कि राहुल, मुझे मालूम है तुम बार बार वापिस आओगे, पर मुझे अच्छा नहीं लगा कि राहुल मुझसे मिले बगैर कैसे चला गया। तभी सोफे के कुशन के नीचे दबे हुए कागज पर मेरी निगाह पड़ी। एक ही सांस में मैं पढ़ गई। लिखा था, गुस्ताखी करने जा रहा था, अच्छा हुआ तुमने बहकते कदमों को रोक दिया। थैंक यू, बगैर मिले जा रहा हूँ, माफ करना। तभी दरवाजे पर भैया भाभी के आने की आहट आई। वादे के मुताबिक वे पहली ही बस से दौड़े चले आए थे। बहुत खुश नजर आ रहे थे। आते ही भाभी ने उत्साह में भरकर कहा, रानू, जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, लड़के वाले आज ही तुम्हें देखने आ रहे हैं। मैंने उन्हें लंच पर बुला लिया है, सब साथ ही मिलकर खाना खाएंगे। फिर भाभी मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर किचन में घुस गई और सुखिया को बताने लगी कि आज खाने में क्या क्या बनेगा। मेरी बात सुनने की भाभी को फुर्सत ही नहीं थी। मैं अपनी बात कहने के लिए उनके पीछे पीछे घूमने लगी, पर भैया के सामने कहने की हिम्मत नहीं हुई। जब भाभी कपड़े बदलने अपने कमरे में गई तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी। समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करूं। बड़े संकोच से मैंने कहना शुरू किया। अभी भाभी ने आकर कमरे में झांका। अरे रानू, तू तो अभी तक वैसी की वैसी बैठी है, कब तैयार होगी? देख, वे लोग आ भी गए हैं। ड्राइंग रूम से मेहमानों के आने की हलचल की आवाजें आ रही थी। मैंने गुलाबी सिल्क की साड़ी पलंग से उठाते हुए कहा, बस भाभी, मैं जल्दी से तैयार होकर अभी आई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताइए
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।